अब हम बात करते हैं सेक्शन 80C। ये सबसे पहली और सबसे मेन डिडक्शन है सेक्शन 80C। अगर कोई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाता है तो 99% केस में 80C की डिडक्शन तो मिलती है, कुछ ना कुछ वो ऐसा इन्वेस्टमेंट कर ही लेता है। तो 80C की डिडक्शन मिलती है कुछ सेविंग करने पर या कुछ इन्वेस्टमेंट करने पर, लेकिन मिलेगी तभी जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाएंगे, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। ये डिडक्शन केवल इंडिविजुअल को मिलेगी, एचयूएफ को मिलेगी, कुछ सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने पर मिलेगी। और जितनी भी सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो कहीं से भी आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर सकते हैं, लेकिन जो डिडक्शन मिलेगी आपको वो आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग या 1,50,000 जो भी कम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये डिडक्शन आपको 1,50,000 से ज्यादा नहीं मिल सकती। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 मिल सकती है, उससे कम भी मिल सकती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम करी है तो आपको कम मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 से ज्यादा कर दी है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, तो 150 की ही डिडक्शन आपको मिलेगी। तो अब कौन कौन सी एलिजिबल डिडक्शन है जिस पर आपको सेक्शन 80C की डिडक्शन मिल जाती है। तो सबसे पहले है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एर्थ इशू। तो एनएससी भी बोल देते हैं इसे, कि ये कुछ एनएससी होता है, आप जाकर गवर्नमेंट के थ्रू खरीद सकते हैं, बैंक के थ्रू खरीद सकते हैं। इसमें जितना भी आप सब्सक्रिप्शन करेंगे अपने नाम से, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C में। जो इंटरेस्ट मिलती है, द इंटरेस्ट एक्रूड इज रिगार्डेड एज इनकम। जो इंटरेस्ट होता है इस पर, वो आपकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, ठीक है। एंड सच इंटरेस्ट विच इज डीम्ड टू हैव बीन री-इन्वेस्टेड shall also qualify the deduction under this section but only for the first 5 years। कहने का मतलब ये है कि जो एनएससी है उस पर इंटरेस्ट आपको हर साल नहीं मिलेगा, एफडी की तरह वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो लेकिन वो आपकी टैक्सेबल इनकम में तो जुड़ेगा, तो टैक्सेबल इनकम में जुड़ेगा, लेकिन उस इंटरेस्ट की अमाउंट पर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C में, लेकिन शुरू के 5 साल। अगर आपने 5 साल के बाद के टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और जो एनएससी में इन्वेस्टमेंट करा वो तो पहले साल ही मिलेगी, जिस साल इन्वेस्ट करा एनएससी में। तो जिस साल एनएससी में इन्वेस्ट करोगे उस साल डिडक्शन मिलेगी, और बाकी हर साल आपको इंटरेस्ट ऑन एनएससी की मिलती रहेगी डिडक्शन 5 साल, ठीक है। डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस स्कीम। आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करा सकते हैं 80C की डिडक्शन के लिए। 10 साल या 15 साल के लिए सेविंग कुमुलेटिव डिपॉजिट अमाउंट कराएंगे। अब वहां जाकर पोस्ट ऑफिस में जाकर कहेंगे कि हमें इनकम टैक्स में छूट चाहिए, उसके लिए हमें पैसा जमा कराना है, तो वो आप जमा करा सकते हैं। ये असेसी अपने नाम से, स्पाउस के नाम पे या बच्चे के नाम पर करा सकता है। एचयूएफ अपने फैमिली मेंबर के नाम पर करा सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम सैलरी के चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो हमने उस समय पढ़ा था सैलरी के चैप्टर में कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, उन सब पर 80C की डिडक्शन मिलती है, वो भी हम पढ़ लेंगे। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है और वो चाहता है कि उसे पीएफ का पैसा मिल जाए, तो वो पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा सकता है। तो अगर वो पीपीएफ में पैसा जमा कराता है तो भी उसे डिडक्शन मिल जाती है 80C में। तो जितना पैसा आपने जमा कराया है उतनी आपको छूट मिल जाएगी 80C में। ये भी आप अपने नाम, स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम पर करा सकते हैं। एचयूएफ में इसमें पैसा जमा कराने की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1,50,000 रुपए पर एनम पर अकाउंट स्कीम में लिमिट है। वैसे भी इससे ज्यादा तो 80C में वैसे भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन डिडक्शन 1,50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय अपना पैसा जो पीएफ में जमा कराता है, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड हो, अप्रूव सुपरएन्यूएशन फंड हो या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो,
उस पर उसे डिडक्शन मिल जाती है 80C में। ठीक है, तो ये बात भी हमने पढ़ी थी पहले भी। इन्वेस्टमेंट इन यूलिप प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर उसके अंदर पैसा जमा कराया है अपने नाम से, एसएससी ने स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम पर, कम से कम 5 साल के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, वो नोटिफाइड होते हैं सेक्शन 1023D में, तो उस पे पैसा जमा कराने पर भी डिडक्शन मिलती है 80C में। इनका लॉक इन पीरियड भी होता है कुछ साल, जैसे 3 या 5 साल, तो उससे पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते। नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम, अगर आप नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम नेशनल हाउसिंग बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो भी आपको 80C में डिडक्शन मिल जाती है, और इंटरेस्ट जो मिलता होता है उसमें, उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पेमेंट करते हैं इंडिविजुअल इंश्योरेंस अपना, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, तो उसे 80C में डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन टाइम टू टाइम कुछ समय तक इसमें करेक्शन आता गया, अपडेशन आता गया, और डिडक्शन की अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट करते चले गए, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ेगा। इसमें दो बातें, हम एक बात और पढ़ रहे हैं साथ में। एक तो ये देख रहे हैं कि हमें डिडक्शन 80C में कितना मिलेगा, दूसरा हम पढ़ रहे हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। इसका मतलब क्या है कि जब वो मैच्योर होगी पॉलिसी और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलेगा, तो क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, तो वो बात भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर पॉलिसी है 1/4/2003, 1 अप्रैल 2003 से पहले की, तो जितना भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दिया है, वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, उसमें एक सम एश्योर्ड होता है कि ये पॉलिसी इतने की है। अगर एसएससी की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उतना पैसा देंगे, उसे क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड। तो उसके 20% से ज्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अगर 20% या उससे कम है प्रीमियम, तो पूरी डिडक्शन मिल जाएगी जितना भी अमाउंट दिया है। अगर 20% से ज्यादा, जैसे 1 लाख की पॉलिसी है और आपने 25,000 की पेमेंट करी, तो कितनी मिलेगी डिडक्शन, 20,000 रुपए की, क्योंकि 20% से ज्यादा नहीं मिलेगी। और जब वो पॉलिसी का पैसा मिलेगा तो वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उस पॉलिसी में बोनस भी मिलता है कई बारी, तो बोनस का पैसा जो मिलेगा वो भी, और जो हमारा पैसा जमा कराया हमने खुद वो भी, और जो उस पे इंटरेस्ट वगैरह सब फ्री हो जाए। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से पहले की है, तो जब पॉलिसी का पैसा मिलेगा उस समय कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करेंगे तो 20% तक की अमाउंट 80C में डिडक्शन भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं, अगर पॉलिसी 1/4/2003 से लेके 31/3/2012 तक की है, इस दौरान आपको प्रीमियम पर पेमेंट करने पे तो वही पहले की तरह 20% तक की डिडक्शन मिलेगी। तो आप ये याद रख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अप टू 31 मार्च 12 डिडक्शन 20% मिल जाएगी, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट अलग क्यों बनाया हमने, ये पॉइंट इसलिए अलग बनाया है क्योंकि 2003 के बाद चेंज आया कि अगर एनी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस एग्जेम्प्ट है, लेकिन हाउएवर exemption would not be available if the premium payable for any of the years during the term of the policy exceed 20% of actual capital sum issue। ये लिखा है कि exemption मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने 20% से ज्यादा की पेमेंट करी है तो आपको exemption नहीं मिलेगी। जबकि ये पिछली कंडीशन जो थी बिफोर 1/4/2003 वाली पॉलिसी, उसमें ये कोई कंडीशन नहीं, उसमें ये लिखा है कि कभी भी पैसा मिले तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसमें लिखा है कि 20% से ज्यादा पेमेंट करी है तो जो अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। और 1/4/2012 के बाद, उस दिन या उसके बाद, ये घटाकर 20% की जगह 10% कर दिया।
कि अब आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो प्रीमियम जो है सम एश्योर्ड का 10% इससे ज्यादा ना हो, और एनी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस एग्जाम। लेकिन अगर आपने किसी साल 10% से ज्यादा पेमेंट कर दी है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब लिमिट जो है ये 10% वाली जो लिमिट अभी अभी हमने देखी है, ये लिमिट 1/4/2013 के बाद 15% हो जाएगी अगर वो जिसके लिए पॉलिसी कराई गई है वो हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड एसएससी को 80U में डिडक्शन मिलती है, 80U में डिडक्शन मिलती है। तो इसीलिए लिखा है कि 80U में अगर कोई है हमारा एसएससी तो उसको 1/4/2013 की पॉलिसी के बाद 10% की जगह 15% तक सम एश्योर्ड की अमाउंट पर मिल सकता है। ठीक है। एनी सम रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी, डेथ ऑफ द पर्सन, अगर कोई भी पर्सन जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। जो हमने कंडीशन है 20% से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा, 10% से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये सारी कंडीशन नहीं लगेंगी। डेथ के समय जो भी पैसा मिलेगा सारा एग्जम्प्ट, डेथ के समय कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगी। लिखा है पॉलिसी जो कराई जा सकती है स्पाउस की कराई जा सकती है और चिल्ड्रन की। तो चिल्ड्रन में मेजर चिल्ड्रन, माइनर चिल्ड्रन, मैरिड चिल्ड्रन, अनमैरिड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, सभी प्रकार के चिल्ड्रन आ जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो छोटा है, बड़ा है, कमाई करता है या नहीं करता है। अब इसी सिलसिले में थोड़ा सा और चेंज आया, और वो चेंज आया 2021 1 फरवरी से, क्योंकि हमारा बजट 1 फरवरी को आता है, उसी दिन से अप्लाई हो गया। एडिशनल कंडीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1 Feb 21 फॉर क्लेम ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D in order to deter the practice of high net worth individual from claiming exemption under section 1010D by investing in ULIPs with huge premium, additional condition भी आ गई। वो क्या है? 1010D की एजम्पशन नहीं मिलेगी किसी भी यूलिप में जो 1/2/21 के बाद में इशू की गई है, अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए एक साल में amount of premium payable exceed 2,50,000 for any of the previous years during the term of the ULIP। अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की एक साल में प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत अमीर हैं, ऐसा सोचा गया, तो आपको डिडक्शन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलेगी। Moreover, in case where premium is payable by person for more than one ULIP issued on or after 1/2/21, exemption would not be available where the aggregate amount exceed 250। और ये बोल रखा है कि 2,50,000 की लिमिट टोटल लिमिट है, एक पॉलिसी की नहीं है। सारी पॉलिसी मिलाकर अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो भी आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन ये सारी की सारी पॉलिसी 1/2/2021 या उसके बाद में इशू की गई हो, कोई पुरानी वाली पॉलिसी है उसकी अमाउंट को ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है। However, in case of sum received on the death of person, तो 1010D डिडक्शन मिल जाएगी if the premium for any year during the ULIP issued on or after exceed 250। तो ये लिखा है कि मरने पर फिर भी मिल जाएगी छूट, मरने पर कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, डेथ के केस में हमारी एग्जम्पशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C in respect of life insurance premium paid by Mr. Ganesh, assuming कि वो बाहर जा रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। देखो 1/4/2021 को अपनी पॉलिसी ली है 5 लाख की, ठीक है। तो 2003 से लेके 2012 तक हमने क्या पढ़ा था, 20% तक छूट मिल सकती है। 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, तो 1 लाख तक का प्रीमियम छूट मिल सकती है। और ये प्रीमियम कितना है, केवल और केवल 40,000, तो 40,000 तक की प्रीमियम तो मिल ही जाएगी छूट। तो हम लिख देंगे कि ये डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C पूरे 40,000। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं जो 2013
2014 को है, तो 2014 जो है वो तो हमारी 2012 के बाद है, जहां पर हमारा सम एश्योर्ड 10% हो गया था। सम एश्योर्ड के 10% तक पेमेंट कर सकते हैं, तो इनका सम एश्योर्ड 150 है तो 15,000 ही पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने 20,000 की पेमेंट करी है। पेमेंट तो कर सकते हैं, डिडक्शन नहीं मिलेगी, कहने का मतलब ये है। तो स्पाउस की पॉलिसी पर 1.5 लाख सम एश्योर्ड पर 20,000 का प्रीमियम है, लेकिन केवल 10% ऑफ प्रीमियम, दैट इज 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब 15,000 रुपए तक ही प्रीमियम अलाउ होगा फॉर डिडक्शन, बाकी नहीं होगा। हैंडीकैप के लिए हमने पढ़ा था 1/4/2013 या उसके बाद में 15% की लिमिट है, तो 4 लाख का 15% होता है 60,000, लेकिन इन्होंने पेमेंट करी 80,000, तो इनको 60,000 की छूट मिल जाएगी। क्लियर? टोटल डिडक्शन 1,15,000। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है किसी को? क्वेश्चन नंबर 2, एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है इंडिया में, और उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। हमें बताना है कि उसे 80C में डिडक्शन कितनी मिलेगी, ये एज्यूम करते हुए कि वो बाहर चला गया है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। पीपीएफ की डिडक्शन मिल जाएगी, एलिजिबल म्यूचुअल फंड की डिडक्शन मिल जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी 1 लाख है, तो 1 लाख की पॉलिसी पर 1/4/2021, तो 2021-2012 से पहले तो 20% तक की छूट मिल सकती है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का 1 लाख का 20% होता है 20,000, 25,000 की पेमेंट है तो इन्हें केवल 20,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। तो 80C में जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 80C में डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000, 40,000 और 20,000, टोटल 1,10,000। ठीक है, क्लियर? अब है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद में एजुकेशन एक्सपेंसेस। बच्चे के एजुकेशन एक्सपेंसेस की छूट भी मिल जाती है। जो भी बच्चे की ट्यूशन फीस है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, उस पर 80C की डिडक्शन मिलती है, लेकिन ये फुल टाइम एजुकेशन पर मिलती है। ठीक है, फुल टाइम एजुकेशन वाली पर, कोई ऑनलाइन कोर्सेज है, वेकेशनल कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, उनकी पेमेंट पर नहीं मिलती है डिडक्शन। Fee should be paid in connection with the children of assessee and further deduction is available for maximum of 2 children. तो ज्यादा 2 बच्चों के लिए छूट मिलेगी, और ये होल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, और चिल्ड्रन का मतलब एडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड भी है। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस। आपने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा था। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24B में, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिलती है 80C में। तो जो रीपेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन जो उन्होंने अपने घर के लिए खरीदने या बनाने के लिए लिया था, उस पर 80C में डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर आपने कोई लोन लिया है और उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट की छूट आपको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मिलेगी, और प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन आपको 80C में मिलेगी। The amount can be borrowed from the central or bank or central government or bank or life insurance corporation और नेशनल हाउसिंग बैंक और अदर नोटिफाइड पर्सन, इन सब से आप लोन ले सकते हैं। इट विल नॉट इंक्लूड एनी इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का अलग से डिडक्शन मिल जाता है। एक ही चीज के लिए 2 जगह डिडक्शन कभी भी नहीं मिलेगी, याद रखना। एक पेमेंट के लिए 2 डिडक्शन कभी भी नहीं मिलेगी। Further, such new house should not be sold within the period of 5 years. जो आप नया मकान खरीदा है, जिसकी लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, जिस पर आप डिडक्शन ले रहे हो 80C में, तो इसको 5 साल से पहले आप बेच नहीं सकते हैं। इफ सोल्ड विद इन 5 ईयर, तो जो डिडक्शन मिली थी वो सारी इनकम प्रीवियस ईयर की मान ली जाएगी। जिस ईयर में ये घर बेचा है, 5 साल पूरे नहीं हुए और घर बेच दिया है, तो आपको ये उस साल की इनकम मानते हुए पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जो पहले एग्जम्पशन मिला है। रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस पर भी डिडक्शन मिलेगी।
इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल इशू, तो इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर, डिवेंचर या म्यूचुअल फंड में जो नोटिफाइड है उस पर भी डिडक्शन आपको मिल जाती है। एन्युटी प्लान है LIC के, जीवन धारा, जीवन अक्षय, ऐसे इस अलग अलग नाम से। तो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एन्युटी प्लान है उस पर भी छूट मिलती है। एन्युटी प्लान क्या होता है? एन्युटी प्लान में जब रिटायरमेंट की एज आती है उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी से एनुअली आपको पैसा मिलना शुरू होता है जब तक आप जिंदा रहते हैं, उसे एन्युटी प्लान बोल देते हैं। पेंशन फंड है कोई, तो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड सेटअप जो भी कर रखा है जिसने भी, तो उस पर भी छूट मिल जाती है। FD में पैसा लगाया जाता है 5 साल के लिए बैंक में, तो भी आपको छूट मिल जाती है। आप नाबार्ड के बॉन्ड खरीदते हैं तो भी आपको छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आपको पैसे जमा कराने पर छूट मिलती है। आप FD कराते हैं पोस्ट ऑफिस में तो भी छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा कराते हो तो भी छूट मिलती है। गर्ल चाइल्ड के लिए पैसा जमा कराने पर डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो फायदे क्या क्या है इसके? इन्वेस्टमेंट से डिडक्शन मिलेगी, जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है सुकन्या समृद्धि में, और जो विड्रॉल होता है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं नेशनल पेंशन फंड स्कीम में, तो लेकिन उसके लिए सेक्शन 80CC(d) में छूट मिलती है। ठीक है, तो यहां लिखा है कंट्रीब्यूशन टू NPS, इंडिविजुअल बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट as a contribution to a specified account of pension scheme referred to 80CC(d) for a fixed period of not less than 3 years, which is in accordance with the scheme as may be notified by the central government. There are two type of NPS, tier 1 and tier 1 and tier 2. आपके दो टाइप के NPS होते हैं, to which an individual can contribute. Section 80CC(d) provide deduction in respect of contribution to individual pension account, tier 1 account, and under the NPS fund, whereas deduction under section 80C is available in respect of contribution by central government employee to the additional account, tier 2 account of the NPS. तो NPS में अगर आप टीयर 1 में पैसा जमा कराएंगे तो आपको 80CC(d) में डिडक्शन मिलेगी, और अगर टीयर 2 में पैसा जमा कराएंगे तो आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, लेकिन फिर इस अमाउंट से 80CC(d) में डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80C में ही मिलेगी। Thus, tier 2 account is the additional account under NPS, contribution to which would qualify for deduction under section 80C अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा जमा कराया है, टीयर 2 अकाउंट में जमा कराया है, तो उसकी डिडक्शन 80C में मिलेगी, 80CC(d) में नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, यहां बोला है कैलकुलेट द टोटल इनकम एज्यूमिंग द ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जा रहे हैं तो क्या इनकम होगी? तो इन्हें बता रखा है मिस्टर एक्स वर्किंग में है, सैलरी मिलती है 20,000 पर मंथ, DA भी मिलता है। तो सैलरी का चैप्टर अगर आपने कर रखा है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सैलरी इनकम निकालते हैं। बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ। आपको पता है कि बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल हो जाती है 2,40,000। DA 5% मिलता है, DA भी फुली टैक्सेबल होता है 2,40,000 का 5% 12,000। एम्प्लॉयर गिव हिम हेल्पर अलाउंस 1,000 पर मंथ विच इज फुली सेव्ड एंड। देखो जो हेल्पर अलाउंस होता है
वो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलता है। जितना हम खर्चा करते हैं उतना एग्जेम्प्ट होता है, जितना खर्चा नहीं करते उतना टैक्सेबल हो जाता है। इसमें बोला 1,000 रुपए पर मंथ मिला है हेल्पर के लिए कि भाई आप हेल्प करा लो किसी आदमी से, आपको काम हम ज्यादा दे रहे हैं। इसने खुद ही मेहनत करके काम कर लिया, हेल्पर को लिया ही नहीं, तो एक तरीके से इसी को एडिशनल सैलरी मिल गई है, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। हेल्पर अलाउंस 1000 पर मंथ के हिसाब से 12,000। इसे रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है। कहां पर रेंट फ्री एकोमोडेशन इसे कहां मिला है? दिल्ली में। ठीक है, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए क्या था याद है? भूल गए? रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए कितने % निकालते हैं? तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन के हिसाब से, है ना, अप टू पॉपुलेशन कितनी थी फर्स्ट? 15 लाख तक की पॉपुलेशन पर 5%, 15 लाख से 40 लाख की पॉपुलेशन पर 7.5%, 40 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन पर 10%। दिल्ली में तो 40 लाख से ऊपर ही पॉपुलेशन होगी, तो 10% निकाल लेते हैं। और किसका? सैलरी का। सैलरी में ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह आ जाती है, ठीक है ना। तो 2,64,000 का 10%, 26,400 रुपये, ठीक है। अब है, इसने और एम्प्लॉयर ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए पर मंथ इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो 5,000 रुपए पर मंथ इसने भी दिया है और एम्प्लॉयर ने भी दिया है। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या पड़ा था? एम्प्लॉयर 12% तक अगर देता है कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर का टैक्सेबल हो जाता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो कितने % लेते हैं हम? 12%, ठीक है। अब हम ये भी ध्यान रखेंगे कि वो जो 12% होता है वो स्टैंडर्ड सैलरी का होता है। स्टैंडर्ड सैलरी में हमने पढ़ा था बेसिक सैलरी, डीए इफ इट इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ सैलरी, प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। तो इसके लिए कहीं पर लिखा हुआ है कुछ हमारे को डीए के लिए, ये देखिए डीए के लिए लिखा है 5% ऑफ बेसिक सैलरी विच इज कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पस। तभी हमने इसको रेंट फ्री हाउस के लिए भी लिया था, क्योंकि रेंट फ्री एकोमोडेशन में भी हम स्पेशल डीए ही लेते हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है। तो जो हमने कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, वो करा है कितना? 5,000 रुपए पर मंथ। तो कितना अमाउंट हो गया? वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया 60,000 रुपए, ठीक है। और ये है एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। 2,52,000 का 12% निकालिए, 30,240। कितना अमाउंट आ गया इसका? 29,760। अब इनके पास में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, और वो इनकम बता रखी है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2,40,000 रुपए, ठीक है। 2,40,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। बिजनेस की इनकम बता रखी है, ठीक है। और सबसे पहले तो हम सैलरी की इनकम निकाल लेते हैं, इस सबका टोटल करते हैं।
कितना आ गया? कितना आ गया टोटल बच्चों, जल्दी बताओ। इसका टोटल 3 लाख। ये ग्रॉस सैलरी, इसमें से मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जा रहे हैं। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में होते तो इन्हें 75,000 की डिडक्शन मिल जाती। ठीक है, अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बोल रखी है 240, तो इनकम बोली है, रेंट नहीं बोला। अगर रेंट होता तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देते 24 में 30%। इनकम बोला है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब हो चुका है। 2,40,000। पीजीबीपी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है 1 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 50,000। अदर सोर्सेज में हॉर्स रेस इनकम है 80,000। तो ये तो इनकी इनकम से रिलेटेड है, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी इन सबको ऐड करके 7,40,160। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्हें डिडक्शन कौन कौन सी मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अभी तो हमने 80C ही पढ़ा है, वही होगा। वैसे हेडिंग ऐसे डालते हैं और फिर लिख देते हैं सेक्शन जो जो डिडक्शन है, और बिना सेक्शन लिखे आपको इसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सेक्शन लिखना पड़ेगा डिडक्शन का। तो सेक्शन में 80C में पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराने पर आपको 80C की डिडक्शन मिल जाती है, तो वो लिख देता हूँ मैं 11,000। एनएससी में पैसा जमा कराने पर आपको डिडक्शन मिल जाती है, वो लिख देता हूँ मैं 9,000 रुपए। किसान विकास पत्र होता है ये, इस पर तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, डिडक्शन मिलती है 80C में, तो इसलिए ये नहीं मिलेगी। हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करिए 25,000, जिसके अंदर 5,000 रुपए इनके इंटरेस्ट के हैं, तो 20,000 रुपए हाउसिंग लोन में प्रिंसिपल अमाउंट के हैं, तो वो मिल जाएंगे 20,000 रुपए हाउसिंग लोन के। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इनके पास अपनी 18,000 रुपए, और सारी की सारी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है। तो सारी की सारी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है, तो सभी पर 20% तक की डिडक्शन मिल सकती है सम एश्योर पर, प्रीमियम के पेमेंट करने के हिसाब से। तो इनकी जो अपनी पॉलिसी है इस पर इन्होंने 18,000 रुपए की पेमेंट करी है, और वो लेस देन है 20,000 बीइंग 20% ऑफ सम एश्योर्ड, है ना। तो मिल जाएगी 18,000, कोई दिक्कत नहीं है। 21,000 रुपए वाइफ की पॉलिसी है, लेकिन वो 1 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो वाइफ की पॉलिसी 20,000 ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 20% ही मिल सकता है, और 1 लाख का 20% 20,000 होता है, 21,000 नहीं मिलेगा। माइनर सन की पॉलिसी है 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए का 20% कितना होता है, तो 10,000 मिलेगा। मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड, तो ये भी 11,000 नहीं मिलेगा।
फादर इन लॉ की पॉलिसी है, फादर इन लॉ नहीं आते हैं कहीं पे भी पिक्चर में फैमिली के मीनिंग में, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो टोटल डिडक्शन 80C में लाइफ इंश्योरेंस की कितनी हो गई, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है लाइफ इंश्योरेंस का पैसा 48,000। आगे बढ़ते हैं तो उसके 3 बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन एक्सपेंसेस माइनर सन का 6,000 है, मेजर सन का 10,000 है, जिसमें 5,000 पार्ट टाइम का है और 11,000 रुपए मेजर डॉटर का है। तो देखो ऐसा है, एजुकेशन एक्सपेंसेस 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं, मेजर माइनर की बात है ही नहीं, वहां फुल टाइम स्टडी होनी चाहिए। तो जो ज्यादा, जिन 2 बच्चों पे ज्यादा खर्चा हो रहा है उन 2 बच्चों की छूट ले लेते हैं। तो 2 बच्चे जो ज्यादा खर्चा जिन पर हो रहा है, एक माइनर सन है जिसपे 6,000 हो रहा है, मेजर सन पे तो 5,000 ही हो रहा है फुल टाइम, क्योंकि 5,000 तो पार्ट टाइम है, और डॉटर पे 11,000 है ना। तो एजुकेशन एक्सपेंसेस 6,000 है, 5,000 है और 11,000 है। तो हम 2 महंगे बच्चे ले लेते हैं, 11,000 और 6,000, 17,000, क्योंकि मैक्सिमम 2 बच्चों की ही छूट मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1,05,000 टोटल। और इनका जो टोटल इनका है, आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन भी है ना एक, उस पे भी तो डिडक्शन मिलती है। इसका एम्प्लॉय का अपना, एम्प्लॉय का जो अपना कंट्रीब्यूशन है उस पर भी छूट मिल जाती है। तो टोटल 1,65,000 हो गया। आप 1,05,000 कह रहे थे ना, तो 165 हो गया। लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1,50,000। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 1,50,000 की नॉर्मल इनकम इनके पास है या नहीं। कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम वगैरह है तो भी नहीं मिलेगी, लेकिन इनके पास है नॉर्मल सैलरी की ही 270 है, तो नॉर्मल इनकम है 1,50,000 की। तो 1,65,000 165 या 150 जो भी कम हो, तो 1,50,000 रुपीज की 80C की डिडक्शन मिल जाएगी इन्हें। और इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी निकल कर आ जाएगी बताइए, 5,90,160, ठीक है। तो समझ में आया ये कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का ही है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं अलग से वीडियो में ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके डाल दूँ, ठीक।